दोस्तों नमस्कार। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, मैं इस समय इंदौर में हूँ और चुनाव कवरेज पर हूँ, जो 17 नवंबर को जिसकी पोलिंग है और 3 दिसंबर को फैसला आना है। तो कहिए तो एक घमासान यहाँ चल रहा है अपने तरीके का, और इसी के कवरेज के लिहाज से हम यहाँ आए हुए हैं। और आज एक ऐसी खास शख्सियत के पास हैं जो इस पूरे चुनाव को ही नहीं, पिछले कहिए तो कई चुनाव को और मध्य प्रदेश की राजनीति को बहुत ही नज़दीक से देखता है। सुभाष खंडेलवाल हमारे पास हैं, हमारे सामने हैं, और इनके बारे में थोड़ा परिचय देना जरूरी रहेगा, जिससे कि आप जान सकें कैसी विरासत को ये संभालते हैं। ये जब इमरजेंसी लगी थी तब SYS के नेता थे और उस इमरजेंसी के दौरान जेल गए थे। तो एक लंबी विरासत है, समाजवादी विरासत है, और आप कह सकते हैं कि तमाम समाजवादी तमाम समझौते किए, उन्होंने सत्ता की सीढ़ियाँ चढ़ी और बड़े बड़े मुकाम हासिल किए राजनीति और सत्ता में, लेकिन उससे अलग रहे और अपनी पुरानी विचारधारा, जो भी अपनी समाजवादी एक विचारधारा, उसकी सोच के साथ आज भी अपना एक वजूद बनाए हुए हैं। और इसीलिए मुझे लगा कि इनसे बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ जो चुनावी तस्वीर बन रही है उसमें कांग्रेस और बीजेपी के आमने सामने की लड़ाई है, उसमें तीसरी नज़र क्या हो सकती है, तीसरे नज़रिए से कैसे देखा जा सकता है, इस तीसरी नज़र के तौर पर हमने सुभाष खंडेलवाल जी को चुना है। और चलिए आज इनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं इस मध्य प्रदेश के चुनाव को। सुभाष जी, आपका स्वागत है जनचौक में। धन्यवाद। तो मैं जैसा कि कह भी रहा था, ये तीसरी नज़र से मेरी मुलाकात है। मैं किसी कांग्रेस बीजेपी के नेता के पास अभी नहीं गया हूँ। तो अभी जो चुनावी तस्वीर निकल करके सामने आ रही है, आज 31 अक्टूबर हो गया और 17 दिन बाद यहाँ पोलिंग होनी है। कहिए तो एक आखिरी चरण ही अपने तरीके से चल रहा है, चुनावी तस्वीर साफ हो गई है। जी। तो आपकी क्या टिप्पणी है अभी तक का, जो जितना समय गुजरा है चुनाव प्रचार का? देखिए मिश्र जी, अभी आज की तारीख में आप बोले तो जब चुनाव शुरू हुए थे 4-6 महीने पहले, जब उस वक्त कांग्रेस बढ़त ले रही थी, उसके पीछे वजह ये दिखता था कि जनता के मन में कहीं ना कहीं गुस्सा है, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, किसानों को फसल का उचित मूल्य नहीं मिला उसको लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, और वो सिलसिला अभी भी जारी है। लेकिन चुनाव आते आते, और उस वक्त बीजेपी डिफेंस में थी, खबरें आ रही थी कि उनका संघ का जो गणना है वो 70 सीट का ही है। बीजेपी के भी सब लोग जितने असंतुष्ट थे, वो कहीं पर भी मिलते थे प्रदेश भर के, वो बोलते थे कि हम लूज कर रहे हैं। लेकिन चुनाव आते आते उन सब के अपनी पार्टी के प्रति निष्ठा होती है, उनके अपने लोगों को टिकट मिल जाते हैं, तो वो पूरी तरह से उसके अंदर उस आगोश में आ गए हैं। तो अब ऐसा लग रहा है कि जैसे दोनों ही दल अपने पूरे पर, अमित शाह के बार बार दौरे हो चुके हैं, मोदी अभी आ चुके हैं बार बार, और 15 बार आएंगे, अभी 15 सभाएं लेंगे, सॉरी। अब उसके अंदर अभी ये कहना, लेकिन मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस बढ़त ले रही है। आप इंदौर का बोल रहे हैं, प्रदेश का बोल रहे हैं, डेफिनेटली, लेकिन आप तीसरी नज़र बोल रहे हैं। तो मेरी तीसरी नज़र मुझे इशारा कर रही है कि 2019 के विधानसभा के चुनाव नहीं है, ये आने हुए कल के जो 2023 के, सॉरी, उसके बाद में 2024 का यक्ष प्रश्न इस देश के सामने। यदि कांग्रेस ये चुनाव नहीं जीतती है तो 24 में कांग्रेस क्या लेकर खड़ा होगा, इस इंडिया का क्या होगा, देश का क्या होगा। प्रश्न देश का ही नहीं कि मोदी पुनः जीत जाएंगे या पुनः हार जाएंगे। राजनीति की अनिवार्य आवश्यकता है कि खुदा कोई नहीं बने, और देश जिस दिशा में जा रहा है कि देश में खुदाई खत्म होना चाहिए, इस देश की जनता खुदा कैसे बने। 2000 साल की गुलामी ने इस देश का दिमाग बना दिया है। कभी इंदिरा गांधी इंडिया हो गई थी, आज मोदी सब कुछ हो गए। नहीं, दल होता है, देश होता है, समाज होता है और जनता होती है। तो मैं 2024 के एस्पेक्ट में देख रहा हूं कि कभी कांग्रेस नहीं जीती तो क्या होगा। लोग एक बहस ये भी कर रहे हैं कि अभी तो कांग्रेस जीत जाएगी यहां पर, लेकिन बाद में 24 में मोदी है। नहीं, मैं एक तीसरी नज़र से ये भी देख रहा हूं कि 2019 का चुनाव यदि कांग्रेस जीतती है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी विस्फोट होगा। वो विस्फोट इसलिए होगा कि ये 20 राज्य अभी तक बीजेपी देश भर में हार चुकी है। आप बंगाल हारे, आप कर्नाटक हारे, हर बार मोदी ने सभाएं ली, अमित शाह ने सभाएं ली है। आपने बताया कि उनकी जादुई छड़ी है, वो चमत्कार करते हैं। ये चमत्कार अब नहीं होगा तो प्रश्न खड़े होंगे कि आपने शिवराज को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया तो क्यों नहीं हटाया, और हटाने के बाद में घोषित क्यों नहीं किया, घोषित भी कर दिया तो बहुत से ऐसे यक्ष प्रश्न हैं कि आपने सांसदों को क्यों उतारा। अभी ये जो बीजेपी ने अपनी टैक्टिस ली है, अपने बड़े नेताओं को उतारा है, कैबिनेट मिनिस्टर उतारे हैं, इसी इंदौर के अंदर अपने महासचिव को उसने उतारा है,
जो इस समय चुनाव लड़ रहे हैं इंदौर 3 से, तो ये जो है किस रूप में देखा जाए, मतलब ऐसा क्यों करना पड़ा, इसके जरिए बीजेपी क्या हासिल करना चाहती है और क्या संदेश देना चाहती है? क्या होता है कि जब सत्ता की और पावर की अति होती है और जब आदमी अपने आप को बहुत ज़्यादा योग्य मानने लगता है तो गलत निर्णय करता है। महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, उनका चुनाव लड़ने से क्या बनता बिगड़ता है? आपने जिस सीट पर उनको झोंका है उसके बदले में वो 50 सीटों पर जाकर पार्टी का काम बढ़ा सकते थे, वोट बढ़ा सकते थे। आपने उनको बांध दिया एक जगह पर। एक उनका बेटा 3 नंबर से विधायक बना था, उसका टिकट काट दिया, क्यों नहीं मालूम। आपने ये अंतर कलह को न्योता दिया, बोल कुछ नहीं रहे वो मुख्यमंत्री पद के अभिलाषी है। मुख्यमंत्री बन जाए तो बाद में कहीं से भी बाई इलेक्शन लड़ लेते हैं। और यदि आप उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते तो लड़ाया क्यों? और लड़ने के अंदर मैं ये मानता हूं कि कैलाश विजयवर्गीय लोकप्रिय नेता है, सब वैसा नरेंद्र सिंह तोमर, आपने उनको लड़ा दिया। आपने जैसे अलग अलग जगहों पर जो टिकट दिए हैं वो उनका एक प्रयोग है। वो प्रयोग उन्होंने कर्नाटक में भी किया था और फेल रहे थे, वहाँ भी उन्होंने सांसदों को इसी तरह से टिकट दिए थे। तो चुनावी कलाबाजियाँ ये होती हैं। लेकिन जनता ने देखा है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों में टिकटों के लिए सदैव की भांति वही बंदर बाटुई और वही झगड़े हुए हैं। दोनों दलों के नेता अपने अपने, अब ये तो भविष्य तय करेगा, लेकिन मैं नहीं मानता कि इन्होंने कोई बहुत उचित काम किया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता के मन में यदि गुस्सा है तो कोई भी आया उसकी गाड़ी उलट जाएगी। अभी मुद्दे क्या क्या बन रहे हैं सूबे के चुनाव के? मुद्दा शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री है तो सबसे बड़ा हमला उन पर होना चाहिए था। लगातार उनका 18 साल का शासन रहा है जी। हुआ इससे उलट है। पहले तो बीजेपी ने सलटाया उनको, अच्छा, कि उनका नाम घोषित नहीं किया, उनको किनारे लगाया, फिर उन्होंने बड़ा दाव चला। उन्होंने बोला है मेरा आखिरी चुनाव है, तो एकदम घबराहट मची। तो पलट के फिर शिवराज के मुताबिक सारे टिकट बांट दिए गए। बाजी पुनः शिवराज के हाथ में है और शिवराज अपने हिसाब से अपनी सियासत चला रहे हैं। हाँ। मैं उसमें एक इशारा और करूंगा कि जैसे शिवराज और कैलाश विजयवर्गीय की टकराहट है यहाँ पर, ये सब जानते हैं राजनीति करने वाले। शिवराज ने बहुत तरीके से कैलाश विजयवर्गीय को 2 नंबर में टिकट देकर उनको प्रदेश में भेज सकते थे, उनको 1 नंबर में बांध दिया है। तो सूत्र आज भी शिवराज के हाथ में पूरे के पूरे, मैं ये कहना चाहूँगा पूरा। आप वो बोलेगा मुद्दा, तो ये मुद्दा विहीन चुनाव है, कोई मुद्दा नहीं है। आप देख लीजिए, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसान की फसल का सिंगल तो क्या 2 गुना मूल्य, सब गौण है, कोई बहस नहीं है। प्रियंका गांधी आई, उसने अवश्य बोला कि जब शिवराज सिंह चौहान का मोदी जी ने अपने मंच पर नाम तक भी नहीं लिया तो उसने बोला कि ये इतने भ्रष्ट है कि प्रधानमंत्री इनका नाम तक लेना भी पसंद नहीं करते। उसके अलावा कोई बहस नहीं है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी बहुत मोटा अंतर नहीं है। बस लोकतंत्र के लिए एक आता रहे और एक जाता रहे। आपको एक मैं उदाहरण दूंगा कि अभी यहाँ पर इंदौर के अंदर 20 से 25 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने यात्रा शुरू करी। शहर में कोई 100, 200, 500 मंच लगाए, बगैर ये देखे कि इस देश शहर का आदमी जिएगा या मरेगा। पूरा शहर सुबह से लेकर शाम तक चक्का जाम में फंसा रहा। मेरा जैसा आदमी सोच रहा था कि कांग्रेस प्रतिपक्ष के अंदर है, ये इस पर गौर करेगी। नहीं, कमलनाथ आए, उसी शैली में आए, उन्होंने भी वही चक्का जाम किया। अच्छा, तो कोई मतलब किसी अच्छी चीज की बहस की गुंजाइश ही नहीं बची है। एक उदाहरण और दूंगा, बीजेपी कथा कराती है, भागवत कराती है, उनके विधायक कराते हैं, उनके मंत्री कराते हैं, कांग्रेस आरोप लगाती है। कांग्रेस के भी सारे ही नेता यही काम करा रहे हैं, वही कर रहे हैं। उनको इतना ये काम धार्मिक संस्थाओं का, सामाजिक संगठनों का, किसी व्यक्ति का, घर परिवार का काम है। नेताओं, तुम्हारे हजारों हजार करोड़ के बजट है, बिजली का, पानी का, खेती का, कौन देखेगा इन सब चीजों को? हम अगर आपसे पूछें सुभाष जी, आपने जो कहा शुरू में कहा कि जब अभी चुनाव शुरू हुआ तो लग रहा था बीजेपी जो हार जाएगी, बीजेपी के नेता भी इस बात को मान रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा लगा कि अब मतलब वो स्थिति नहीं है, फिर बीजेपी टक्कर में आ रही है। तो कहीं ऐसा नहीं कि जो एजेंडे थे, जनता का जो एजेंडा था, कांग्रेस या कमलनाथ उसको फोरफ्रंट पे नहीं ले आ पाए, और कहीं कहीं वही मुद्दा, वही जो है जो बीजेपी का, उसी को दोहरा रहा है। मतलब कमलनाथ कोई अलग अपनी छवि, अपनी अलग छवि, अलग तस्वीर। उसके बाद में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने जिस तरह से सार्वजनिक रूप से टिकट को लेकर झगड़ा किया, इस वक्त आप इंडिया बना रहे हैं और यहाँ पर एका नहीं दिखा। हालांकि उन्होंने बाद में उसको संभाल लिया और अब ये बोल रहे हैं कि दुष्प्रचार बीजेपी कर रही है। नहीं, पहले आपने भी अपने आप को, बहुत सख्त जरूरत थी। आप घटनाओं से कुछ नहीं सीखते हैं। मिश्रा जी, मैं आपको जरा सा पुराना ले जाना चाहूँगा।
2019 की बात है, कांग्रेस के 114 एमएलए आए, जरूरत 117 की थी। बसपा के 2 एमएलए आए, सपा का 1 एमएलए आया। कांग्रेस ने उनको भी नहीं पूछा, 4 जो निर्दलीय उनको भी नहीं पूछा, और सारे मंत्रियों की अंदरबाड़ खुद ने कर ली, उनको बाहर बिठा दिया। रात को अखिलेश का बयान आया कि भाई मालिक है, उन्होंने तय कर लिया। तब भी उनको 2018 में चुनाव हुए थे, दिसंबर 2019 का लोकसभा नहीं दिख रहा था। पुनः वही, इधर तो आपने दिल्ली में इंडिया बनाया है, उधर अखिलेश ने 8 टिकट मांगे थे, 6 मांगे थे, उसका एक विधायक जीतता है। उनका उस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से लगी हुई पट्टी में प्रभाव है, आप उनको 4 टिकट देते हैं, आपके उससे भविष्य की आने वाली एक तस्वीर भी दिखती है। तो कांग्रेस तो सत्ता की बंदरबाट में इस तरह से लग जाते हैं कि बाकी का, और इनको अपना पुराना वो याद आ जाता है। तो मैं इसको भी उचित नहीं मानता कि इन्होंने अपनी इस सत्ता की लड़ाई में, कांग्रेस ने मान लिया कि हम तो आ गए, उस आने के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए। मैं अभी भी मानता हूं कि कांग्रेस का ही अवसर ज्यादा है, वो कांग्रेस से नहीं है, वो जनता की जिंदगी में जो बदहाली है, जनता की जेब कटती है, उसकी थाली में रोटी छोटी होती है, उसकी सब्जी गायब होती है, मैक्सिमम पीपुल वो है, वो वैसे ही घबराने लगता है। हमने प्याज पे तस्वीरें बदलते, सूरत बदलते देखी, सरकारें जाती हुई। प्याज एक महंगाई का प्रतीक होता है, गैस की टैंकी कहाँ है, पेट्रोल कहाँ है, डीजल कहाँ है, सब्जी मिर्च मसाले तेल घी आटा दाल चावल सब में आग लग गई है। तो आदमी की जो जेब कटी और महंगाई की जो उस पर मार पड़ी है, वो सबसे अधिक असर डालती है। इसलिए मैं कांग्रेस के अवसर ज्यादा देखता हूं। कांग्रेस का संघर्ष, कांग्रेस का कर्म मैं नहीं कहीं नहीं देखता हूं। कांग्रेस पुनः भाजपा के, ये लोकतंत्र के लिए शुभ लक्षण नहीं है। तो भी एक आता रहे एक जाता रहे, जनता खुदा बने तो ये हाथ जोड़ते रहेंगे और मांझने से रहेंगे और जनता को पूछते रहेंगे। तो क्या माना जाए कि ये जो 2019 में जो जिस तरह से सिंधिया ने बगावत करके बीजेपी की सरकार बनाई, और क्योंकि जनता ने मैंडेट कमोबेश कांग्रेस के पक्ष में दिया था, तो लगा, जनता को लगा कि ये धोखा हुआ उसके साथ। और अब एक बार फिर जो है वो उसको लगता है कि क्योंकि इनके साथ धोखा हुआ है इसलिए इनके साथ खड़ा होना चाहिए। डबल एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी के खिलाफ, कहा जा सकता है। डबल इस रूप में आई है, हाँ, कि जहाँ जहाँ पर भी सिंधिया के उम्मीदवार है, हाँ, सबसे अधिक तकलीफ में वही है, बहुत ज्यादा तकलीफ में उनके अच्छा, खिलाफ, जनता उनके खिलाफ ज्यादा हो, उनके खिलाफ ज्यादा है। और ये भी समझने वाली चीज है कि जब बाई इलेक्शन हुए थे उस वक्त क्या कारण था? उस वक्त सत्ता का खोफ था, सत्ता का प्रभाव था, या उस वक्त सरकार कांग्रेस की थी, उसके प्रति भी गुस्सा रहा हो। लेकिन अभी सिंधिया के उम्मीदवारों की स्थिति ज्यादा खराब है। इवन मैं ये मानता हूं कि सिंधिया ने कांग्रेस से निकलकर अपना, क्या बोलना चाहिए, एक आत्मदाह कर लिया। अच्छा, वो कांग्रेस के अंदर ऐसा माना जाता है कि वो 2 तकिए लगाकर इतना ऊपर बैठता था। लोकसभा में तो राहुल गांधी के साथ बैठता था, उनका फैमिली मेंबर थे, और कांग्रेस का बड़े से बड़ा नेता भी नमस्ते करता था, साहब नमस्ते नहीं करते थे। यह स्थिति सिंधिया की ये बन गई है कि वो बड़े नेता एक भी वो सिंधिया हो गए हैं। ज्योतिरादित्य हट, अब आगे ज्योति बन जाएंगे। वो बीजेपी के हर छोटे बड़े नेता से दौड़ दौड़ के मिलते हैं, आगे बढ़ के मिलना पड़ता है। ये प्रकृति का जो बैलेंस है। तो इससे तो हो गया, जो परंपरागत रूप से सिंधिया के साथ लोग रहते रहे होंगे और उनका सम्मान उस तरह से करते थे, वो भी धीरे धीरे कटते जाएंगे कि उनको लगता है हमारा नेता ही बहुत से कट गए, बहुत से छूट के भग गए हैं। अच्छा, सिंधिया के साथ में जिनको मंत्री पद मिला था उनमें वही सुखी रहे हैं, बाकी को तो ये समझ ही नहीं पड़ा है कि वो क्यों गए थे। अभी अभी यहाँ पर जो सत्यनारायण पटेल को टिकट मिला वो सिंधिया के साथ थे। 50 साल पुराना कांग्रेसी परिवार है, कांग्रेस में जेता होता आया हुआ है, उनका टिकट भी कटने लगा था, लेकिन वो सिंधिया के साथ नहीं गए थे, बहुत मुश्किल से टिकट लाए हैं। पिछली बार 1100 वोट से आ रहे थे। और इंदौर के अंदर प्रमोद टंडन है और सब लोग हैं, वो पुनः कांग्रेस में लौट कर आ गए। वो लौट कर आ रहे हैं सब वापस कांग्रेस में। उसके पीछे उनका पुराना मोह भी कह लीजिए, उसके पीछे ये भी समझ लीजिए कि उनको लग रहा है कि अब कांग्रेस आ रही है, हवा कांग्रेस के पक्ष में है, और बीजेपी में उनका मन नहीं लगा है। बीजेपी में वो गए थे, बीजेपी में सिर्फ जो कांग्रेस से निकल कर और सत्ता ने पाया वही सिर्फ आराम में रहे, बाकी का जितने भी गए उनकी कोई किसी भी प्रकार से कोई सूरत नहीं बनी। अच्छा बताइए सुभाष जी, मैं अभी घूम रहा था तो मुझे यूथ के बीच गया था, तो वहाँ बताया गया जैसे घोटाले का जब मसला आता है, मतलब कई समस्याएं जो सवाल जो है पूरे प्रदेश को जो घेर रहे हैं, मतलब व्यापम घोटाला जो दौर शुरू हुआ था वो पटवारी घोटाला के तौर पर सामने आया। परीक्षा में बता रहे हैं कि फॉर्म भराया ही नहीं जाता, 1 साल देरी कर दी जाती है, फिर परीक्षा होने में कितना देरी हो, इस तरह से लटकाया जाता है। रोजगार का सवाल बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। जो बलात्कार के मसले हैं, आदिवासी महिला के साथ बलात्कार अभी इसी दौर में हुआ है। एक इनके नेता जो पेशाब किए हैं एक आदिवासी शख्स पर, वो सबके पूरे देश ने उसको देखा।
इतने तरह के सवाल, इतने तरह के मुद्दे जो है बीजेपी खिलाफ हैं। बीजेपी के अंदर खुद एक घमासान है को जो है मुख्यमंत्री को चेहरा नहीं बनाया है। कोई सब लोग इतने साझा मुख्यमंत्री के चेहरे आ गए हैं कि आपस में भ्रम की स्थिति खड़ी हो गई है। बावजूद इसके भी कांग्रेस उतना लाभ क्यों नहीं ले पा रही इस मौके का? मिश्रा जी, एक पत्रकार रूप में आप उत्तर प्रदेश से आए, दिल्ली से आए और आपको ये सब चीज़ें वहाँ बैठ के दिख रही है। एक पुराने राजनीतिज्ञ होने के नाते, एक विचारक, देश दुनिया के लिए सोचने, मुझे बार बार ये मेरे मन को दुखाती और झकझोरती है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो राजनीति में वो लोग हैं जिन लोगों को सिखाया यही गया है कि नेता को कैसे खुश करना, उसकी कैसे फोटो लगाना, उसके कैसे बड़े बड़े बोर्ड लगाना, पूरा कल्चर ही वो है। कांग्रेस का मेरे सब मित्र हैं, बोलो अच्छा नहीं लगता है, उनका मन दुखता है, आप बोलो, मैं यहाँ बोल रहा हूँ वो बोलता हूँ हमेशा। एयरपोर्ट पर कांग्रेस का नेता आ रहा है साहब, ऐसा लगता है कि वहाँ पे गमले फूट जाएंगे, कांच फूट जाएंगे, जनता मरे जा रही है, 100-200 एक दूसरे को धक्का देते हैं। राजबाड़े पर सभा कर लो तो 500 नहीं आवे। तो कांग्रेस का जो चरित्र है, कांग्रेस ने अपना चरित्र, बहुत से लोग हैं उन्होंने मूवमेंट भी किए, आंदोलन भी किए हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ एकदम मैं ये बोल गया, उसका एक दूसरा पक्ष भी है। लेकिन आप बतला रहे हो कि मीडिया जो है वो सत्ता ही दिखाता है। एकदम ऐसा कांग्रेसियों के साथ भी अन्याय होगा कि कोई संघर्ष भी कर रहे हैं, कोई मूवमेंट भी कर रहे हैं, तो उनको ये लगेगा कि यार मैं उनका मूवमेंट कर रहे हैं वो, लेकिन ये बहुत कम है आजकल। एक मतलब तो वो जो होना चाहिए था वो गति तो वो नहीं है, लेकिन कर रहे हैं। लेकिन मीडिया के अंदर आज से नहीं, आज़ादी के बाद से ही जो संघर्ष करता है, जो आंदोलन करता है, जो जेल जाता है, उसको सबसे कम स्थान मिलता है। जो सत्ता में आता है, आपको अभी मेयर बन जाए इंदौर का कोई, उसको रोज 50 जगह जाना है, पूरे अखबार में खबर ही उससे बनती है, और वो मेयर पद से हटा तो उसको कोई एक जगह नहीं बुलाता है। वही मंत्री की स्थिति रहती है। तो हम ये कह सकते हैं कि आज़ादी के 77 बरस बाद भी अखबारों के अंदर जो हेडिंग बनते हैं, अखबार में जो फोटो बनता है, वो पद पर बैठे हुए आदमी का बनता है। अभी चुनाव से पहले जो है उमा भारती का एक बयान आया, जिस तरह से वो बीजेपी खिलाफ ही जा रहा था, एक बगावत का मूड दिख रहा था आरक्षण वाले सवाल पर। तो क्या लग रहा है कि ये इस तरह के फैक्टर जो है अंदरूनी तौर पर बीजेपी के अंदर एक बगावती फैक्टर भी काम कर रहा है, वो नुकसान पहुंचा सकता है, इस तरह के हैं? यदि बीजेपी ये चुनाव हारती है तो डेफिनेटली बीजेपी में से ही प्रश्न खड़े होंगे और बहुत ताकत से खड़े होंगे। नितिन गडकरी बीजेपी में अपने आप में एक मूवमेंट में लगे हुए हैं, ये सब जानते हैं राजनीति करने वाले। उसके बाद में और अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई कैबिनेट मंत्री है, वो आप दे रिकॉर्ड बताते हैं आके कि मतलब उनकी स्थिति बिल्कुल गुलामी जैसी है। मतलब उनको 2 मिनट तो 2 मिनट ही मिल सकते हैं, उनको कुछ नहीं मालूम है, और उनकी भी हर वक्त जांच हो रही है, और वो भी पूरे उस रडार पर उस पर है, तो रडार पर तो वो भी कहीं ना कहीं तो। और दूसरा सत्यपाल मलिक का आप देख रहे हैं, वो बोलते हैं कि मोदी और शाह में ही टकराहट है, वो चीज़ें सामने आ रही हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही आप कभी ये राज्य कांग्रेस जीतेगी, उस वक्त मोदी पर अब प्रश्न खड़े हो। सम्राट को नहीं दोष गोसाई जो हमारे देश में है, वो चीज़ बात एक लिमिट के बाद टूटती है। सम्राट तो रावण भी था, सम्राट तो टूटती है, वो टूटेगी अब, क्योंकि अब सब्र का बांध हो गया। आप कलकत्ता हारे, किसी का दोष मान दिया, कर्नाटक हारे किसी को, पंजाब हारे किसी को, आप सिर्फ गुजरात में बीजेपी, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, मतलब प्योर चौथा प्रांत में याद कर रहा हूँ बीजेपी जो है, बाकी के मध्य प्रदेश में है तो कब्जा करके हैं, महाराष्ट्र में है तो कब्जा करके हैं, आप आंध्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, सब जम्मू, सब पूरा का पूरा साफ पड़ा हुआ है। तो आप एक तस्वीर मिश्रा जी लोकसभा की भी देखिए, मानने को तैयार नहीं होता आदमी, क्योंकि मोहपाश में कैद है, वो मोह से निकलेगा तो उसको सूरत दिखेगी क्या? मध्य प्रदेश में 30 में से 29 है, राजस्थान में पूरी है, उत्तर प्रदेश में जो है 80 के अंदर से आप 72 लेकर बैठे हैं, तो उससे सीटें आप कैसे आएगी? और मोदी जी जैसे ही कम पर जाते हैं तो मैं मानता हूँ कि संघ जो है वो आरएसएस जो है वो, अब आरएसएस के ऊपर भी प्रश्न है कि मोदी जी आरएसएस में भारी हो गए, तो ये मैंने अंतर्विरोध यहाँ भी काम कर रहा है, एक अंतर्विरोध यहाँ भी काम कर रहा है। और मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण दूंगा। देखिए, चुनाव की बात तो होती है, चुनाव से हटके मैं आइडियोलॉजी पर भी आता हूँ। मुल्क आज़ाद हुआ, महात्मा गांधी, नेहरू जी प्रधानमंत्री बन गए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वगैरह जितने भी जाकर गांधी जी से बात करते थे रोज, और कहीं ना कहीं गांधी जी मौजूदा कांग्रेस से नाराज थे और उस वक्त की ओर भंग करने की बात करते थे। आप उसको हटाइए। इंदिरा गांधी, उनको राजनीति के अंदर निजलिंगप्पा, कामराज पाटिल वगैरह सब लोग लाए, मोरारजी,
उनने क्या लाया गोंगे गुड़िया, इंदिरा गांधी ने सबसे पहले उनको पटका, टकराहट हुई। नरसिम्हा राव, सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनाया, सोनिया गांधी को तिवारी कांग्रेस बनाना पड़ी और टकराहट। 77 में भी जयप्रकाश नारायण ने मोरारजी देसाई को वीटो करके प्रधानमंत्री बनाया। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिल्ली में राजघाट पर जगजीवन राम के पक्ष में थे। जयप्रकाश जी ने कहा कि इस देश की जनता ने 19 महीने के आपातकाल के खिलाफ वोट दिया है, तो ये जनता के लिए जो मोरारजी को बनाना पड़ेगा। जी मोहन भागवत को हर वक्त ये लगेगा कि मैंने उंगली ऐसी करी तो अडवाणी की जगह मोदी हो गए, और मोदी को हर वक्त ये लगेगा कि मैंने आरएसएस को पूरे देश में और बीजेपी को पूरे दुनिया में बना दिया। अब इन दोनों में जब टकराहट होगी तब असल खेल आएगा। टकराहट होती है नहीं होती है ये है, लेकिन मोदी एक चीज और है मेरे दिमाग में कि मोदी सत्ता इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं है। आप उस पर भी गौर करिएगा। जो है तो वो भी एक खतरा उपस्थित है कि क्या आसानी से वो इतने आसान है कि वो विधानसभा चुनाव हो और उसके बाद में लोकसभा चुनाव हो। तो मैं लोकतंत्र, देश के लोकतंत्र पर गहराते संकट देख रहा हूँ। जो अभी ईडी की रफ्तार चल रही है, अभी और अन्य कार्यवाही है जो सब चल रही है, आप उस एस्पेक्ट में भी देखिएगा। तो चुनाव दौरान ही अभी रेड पड़ रही है कि अब लोकतंत्र के पनघट की डगर इतनी आसान नहीं है। मैं बार बार दुख के साथ कह रहा हूँ कि आज़ादी बहुत लोगों के हजारों वर्षों में आज़ादी मिली, न मालूम कितनी कुर्बानियाँ लगी हैं। जो लोक की ताकत है, लोग समझ नहीं रहे हैं कि लोकतंत्र क्या होता है। उत्तर प्रदेश के अंदर केंद्रीय मंत्री के बेटे ने 4 लोगों को जीप से कुचल दिया, उसको जेल जाना पड़ा। भले ही मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ, ये लोकतंत्र की कमजोरी थी, लेकिन जाना पड़ा जेल उसके अंदर। आज मुख्यमंत्री का बेटा बलात्कार नहीं कर सकता है, किसी मुख्यमंत्री का बेटा किसी को गोली नहीं मार सकता है, कोई लड़के को उठा नहीं ला सकता है। राजा महाराजाओं के युग के अंदर 100 ब्याह करते थे बादशाह, राजा महाराजा, चाहे जिसको उठा के ले आते थे। आज़ादी का जो है, और जो इस देश के गरीब आदमी के हाथ में जो ताकत आई है वोट से, और ये जो जा रहे हैं उसके हाथ जोड़ने के लिए, ये नोट के बल से, धन के बल से उस ताकत को खत्म कर रहे हैं। और उसमें चुनाव में मुख्य मुद्दा शर्म ही नहीं है। आप करोड़ रुपए जनता, ये इतने करोड़ खर्च, इतना टिकट देने के पहले बात करते हैं सभी दल, कोई दल मुक्त नहीं है इससे कि आप कितने करोड़ रुपए लगा दोगे। बड़ा दुख होता है कि मतलब ये सब चीजें तो गौर करने के मुद्दे। तो ये शेषन ने चुनाव को निष्पक्ष करने की व्यवस्था बनाई, भ्रष्टाचार के सारे रास्ते खत्म कर दिए। उसने ऐसा सिस्टम बनाया कि आज बिहार हो या यूपी हो, देश में कहीं पर भी कोई बूथ नहीं लुटा सकता है। 1000 का बूथ है, 90%, 1000 से ज़्यादा कहीं वोट डलेंगे नहीं किसी बूथ पर, तो उसको 90% हुआ कि पुनः पोलिंग होता है। सुभाष जी, हाँ, ये जो हम, क्योंकि हम इंदौर में खड़े हैं, इंदौर की एक खास क्या तस्वीर बन रही है वो भी लोग जानना चाहेंगे। यहाँ जो 9 सीटें हैं इंदौर जिले की, उसमें क्या तस्वीर बन रही है, किस तरह से बंटवारा हो रहा है? मैं इंदौर में बैठा हूँ, जितने लड़ रहे हो सारे मेरे मित्र हैं। चलिए नाम मत लीजिएगा, नाम मत लीजिएगा, बस संख्या बता दीजिए। मेरे उनसे बहुत गहरे रिश्ते हैं। कभी मैंने उनके लिए भाषण दिए हैं और दिए हैं और सब करे हैं। तो भी मैं तस्वीर देख रहा हूँ कि देखिए, यदि कांग्रेस पूर्ण बहुमत लाती है और 130-35 से ऊपर सीट ले जाती है तो इंदौर के अंदर बहुत ज़्यादा सीट कांग्रेस को जाएगी। अच्छा, यदि कांग्रेस 112-15 रह जाती है तो बराबर जाएगा। अच्छा, मतलब फिर बंटवारा हो जाएगा। जो पूरे प्रदेश में रहेगा वो कमों में से यही। देखिए, तय तो इससे होगा कि लाखों वोट है। तो अभी अगर आप पूछें दोनों बताइए, कांग्रेस को आप अभी मध्य प्रदेश में कितना दे रहे हैं, कितने तक? मैं कांग्रेस को एज लेते हुए देख रहा हूँ। एज लेते हुए देख रहा हूँ। मुझे अच्छा भाई, मैं सोशलिस्ट रहा हूँ, मुझे तो तूफान दिखता है कि जनता जब इतनी त्रस्त है। लेकिन व्यवहारिक नजर जो भी, मैं व्यवहारिक नजर से ही बोल रहा हूँ कि कांग्रेस एज लेते हुए दिख रही है मुझे, कि पक्ष में कांग्रेस के। और वो इसलिए ज्यादा है, बार बार बोल रहा हूँ कि जनता त्रस्त है। जब 2018 में कांग्रेस आ गई थी तो 2023 तो बीजेपी के लिए बदतर है, कांग्रेस के लिए बेहतर है। 2018 का शिवराज और 2023 का शिवराज, 2018 के मोदी और 2023 के मोदी, पहले जैसे वो लोग नहीं है और इनकी सूरत कुछ न कुछ अच्छी हुई है। और जनता, आप मुझे एक चीज बताता हूं मैं आपको, आप जरा सा 2012-13 में चले जाइए, दिल्ली के अंदर 10-10 लाख आदमी इकट्ठा हो रहा था और अन्ना हजारे वो गांधी बन गए थे दूसरे। क्यों?
वो जनता के गुस्से के प्रतीक थे। आज अन्ना हजारे के साथ 500 आदमी भी जा रहा है क्या? तो गुस्सा जब जनता का, तो अब मैं देख रहा हूं कि जनता का जो गुस्सा है वो कांग्रेस है। और आगे जब लोग बोले विकल्प, लोग बार बार विकल्प की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि जनता का गुस्सा जो होता है वो अपना विकल्प ढूंढ लेता है, पहले नेता नहीं मालूम पड़ता है। तो मैं कहीं ना कहीं मैं ये देख रहा हूं कि 2023 का ये चुनाव जो मुख्य मुद्दा है वो 2024 का भारत बनाएगा नया। मतलब उसमें क्या होगा, क्या चुनाव होंगे तो क्या ठीक तरीके से होंगे, लोकतंत्र पुनः स्थापित होगा या नहीं होगा, मोदी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, मोदी की जगह कोई दूसरा आएगा, कांग्रेस इंडिया बना पाएगी कि नहीं बना पाएगी। तर्क ये कि कांग्रेस इंडिया नहीं बनाएगी तो बिखर जाएगी, नो, कांग्रेस इंडिया नहीं भी बनाएगी। आपने दिल्ली के अंदर केजरीवाल को एक बिजली के खंबे पे चढ़कर पार्टी बनाते हुए देखा है। तो जनता अपना विकल्प खड़ा कर लेगी। जनता अपना विकल्प खड़ा कर लेगी। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। आप जरा सा मिश्र जी, आप तो पुराने हैं बहुत। 74 में इंदिरा गांधी के खिलाफ जयप्रकाश नारायण पटना के गांधी मैदान में आकर खड़े हो गए थे और हाथ ऊंचा किया था, और दिनकर ने कहा था गूंजे धरती न पाताल और देश का नेता जयप्रकाश, और पूरा देश गूंजा था। तो विकल्प कब कहां से बन जाएगा? तो देश को विकल्प की तलाश है। और बहुत बहुत शुक्रिया जन चौक से बात करने के लिए। तो देखिए, सुभाष जी का कहना है कि ये जो है चुनाव है इसमें कांग्रेस एज लिए हुए है, कांग्रेस बढ़त लिए हुए है। हालांकि जो चीज़ें कांग्रेस को करनी चाहिए थी अगर करती तो आज तस्वीर बिल्कुल साफ होती और डंके की चोट पर जीत रही होती। लेकिन इनका कहना है कि अगर जीत रही है कांग्रेस या आगे है तो उसमें कोई कांग्रेस का हाथ नहीं है, वो जनता का अपना पक्ष है, वो उसने विकल्प ढूंढा है, विकल्प तैयार किया है, वही उसी के भरोसे कांग्रेस जीत सकती है। तो आप कह सकते हैं जनता ने एक विकल्प यहाँ अपने तरीके से मन में लगता बैठा लिया। सुभाष जी जिस तरफ इशारा कर रहे थे